अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद शमास रियाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज हम देखेंगे कि हम इंडस्ट्री में अमोनिया को कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अमोनिया को मैन्युफैक्चर हम इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और हम इसे इसलिए मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है, किसकी यह बिल्डिंग कंपोनेंट है या मेन कंपोनेंट है यूरिया को बनाने के लिए। अगर हमारे पास अमोनिया और हम कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास यूरिया बन जाती है। और जैसे कि हमारा भी मुल्क पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो कोई भी मुल्क अगर एग्रीकल्चर कंट्री है तो यूरिया वहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली फर्टिलाइज़र है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन चाहिए। तो नाइट्रोजन हम कहाँ से लेंगे? वो तो इन्वायरमेंट में एयर में 0.79% नाइट्रोजन है, हम वहाँ से ले लेंगे। हाइड्रोजन इतनी बड़ी अमाउंट में कहाँ से आएगा? मसला ये था। तो उसको सॉल्व किया साइंटिस्ट ने कि उन्होंने एक जो रिएक्शन है वो इस्तेमाल किया कि अगर हम स्टीम लें, स्टीम प्लस यानी कि ये आपके पास मीथेन है और हम स्टीम ले लें और इसका रिएक्शन कराएं तो ये आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन चीज़ें बनती हैं। अब जब ये तीन चीज़ें, इसमें से हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बहुत और हाइड्रोजन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस कार्बन मोनोऑक्साइड को हम किस में चेंज करा लें? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये रिएक्शन उन्होंने असल में इस्तेमाल किया और इस रिएक्शन से हम अपने लिए हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें यूरिया की प्रोडक्शन में मदद करेगी और हाइड्रोजन जो हमें अमोनिया बनाने में मदद करेगी, ये हमने यहाँ से ले ली। और एनवायरनमेंट से हम क्या लेंगे? एयर से हम क्या लेंगे? नाइट्रोजन ले लेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास गैस आई, उस गैस को हमने कंप्रेस किया और नॉकआउट ड्रम में भेज दिया। नॉकआउट ड्रम ये होता है कि अगर किसी भी तरह का उसके अंदर मॉइस्चर है तो वो हम रिमूव कर लें, क्योंकि मॉइस्चर आगे जाके फिर आपकी रिएक्शंस में आपको तंग करेगा काफ़ी। तो आगे हमने इसको मॉइस्चर रिमूव किया, दोबारा कंप्रेसर लगाया, हीटर लगाया, अब हाइड्रो ट्रीटर में भेज दिया। हाइड्रो ट्रीटर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपके पास यहाँ पे अमोनिया थी, मीथेन थी, इसके अंदर आपके पास सल्फ़र है। जब आप इस हाइड्रो ट्रीटर में आप H2 देंगे तो ये जो सल्फ़र हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बना लेगा? आपको H2S। अब ये जो H2S है ये हम आसानी से रिमूव यानी कि डाई हाइड्रोजन सल्फाइड हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो इस हाइड्रो ट्रीटर में हम सल्फ़र को किस में कन्वर्ट कर देंगे? H2S में। और ये H2S फिर आगे डीसल्फराइज़र यूनिट में जाएगा और वहाँ पे ZnO हम यानी कि जिंक ऑक्साइड होगा, उसके साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो आपके पास ये जो जिंक ऑक्सीजन और ये सल्फ़र मिलके सल्फ़र डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे और आपके पास जो सल्फ़र है वो आपकी गैस से या मीथेन से रिमूव हो गया। अगर किसी भी गैस के अंदर सल्फ़र कंटेंट है तो हम इसे सौर गैस कहते हैं, और अगर उसमें से जब हम सल्फ़र कंटेंट को निकाल देते हैं तो फिर हम उसे स्वीट गैस कहते हैं। अच्छा, आगे अब हमारा मेन रिएक्शन होगा। हमारे पास डीसल्फराइज़र यूनिट हमने लगाया था, वहाँ से सल्फ़र हमारे पास ख़त्म हो गई। अब आगे गैस को दोबारा हमने कंप्रेसर लगाया, क्योंकि ये गैस है तो हम कंप्रेसर लगाएंगे। उसके बाद हम इसे प्राइमरी रिफॉर्मर में डाल देंगे। अब प्राइमरी रिफॉर्मर में क्या होगा कि रिफॉर्मिंग होगी और मेन रिएक्शन ये जो आपका मैंने लिखा है ये वाला रिएक्शन आपका प्राइमरी रिफॉर्मर में होगा, जहाँ पे आपके पास मीथेन और स्टीम, ये अब ये यानी कि गैस में इसको लगा रहता हूँ जी, क्योंकि ये स्टीम है, सुपर हीटेड स्टीम हम इसमें ये सैचुरेटेड सुपर हीटेड स्टीम देते हैं और यहाँ पे आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बन जाती है। अब आपके पास यहाँ पे दो बड़ी अहम चीज़ें जो आपको रिएक्शन में चाहिए वो बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गई, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन गई और आपके पास हाइड्रोजन भी बन गई। लेकिन अब आप नाइट्रोजन कहाँ से आएगी? यानी कि नाइट्रोजन भी हमें चाहिए ना, तो नाइट्रोजन कहाँ से आएगी? तो नाइट्रोजन आपको का सोर्स आपको यहाँ से होगा, यानी कि हम यहाँ जो सेकेंडरी रिफॉर्मर होगा उसमें हम एयर जो है ना इंट्रोड्यूस करा देंगे बर्निंग के लिए। अब बर्निंग के लिए क्यों एयर इंट्रोड्यूस करें? प्राइमरी रिफॉर्मर था, वहाँ पे आपने ये रिएक्शन तो कराया, मगर कभी भी जो अमोनिया है वो ये जो मीथेन है कभी भी 100% वहाँ पे ख़त्म नहीं होगी। इसकी कोई यानी कि 60% इसकी कन्वर्जन हो सकती है, 70% ये रिएक्ट कर सकती है, 80% रिएक्ट कर सकती है। तो हम यहाँ पे एक तरह से इसे एक्सेस एयर प्रोवाइड करेंगे और पीछे से आपके पास अनकन्वर्टेड ये जो मीथेन आ रही है ये यहाँ पे आपके पास कंबस्शन रिएक्शन होगा और इस कंबस्शन रिएक्शन से भी आपको यानी कि ये आपके पास अमोनिया प्लस O2 आपके पास क्या होगा? CO2 और बहुत थोड़ी सी अमाउंट में आपके पास CO प्लस वाटर बनेगा। वाटर आपके पास, क्योंकि वाटर जो बनेगा वो इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा कि वो एवेपोरेट कर जाता है, वो हमें इतना पता ही नहीं चलता उसका, बस वो टेम्परेचर को जो है ना वो लो कर देता है मॉइस्चर होने की वजह से। अच्छा, ये जो आपका पास रिफॉर्मर है यहाँ से आपके पास ये वाला रिएक्शन हो गया कि मीथेन
अगर इनके जो कंबशन रिएक्शन है नॉर्मल, वो कंबशन रिएक्शन हुआ। तो अब हुआ क्या कि यहाँ पे क्योंकि आपने एयर दे रहे थे और जो पीछे से मीथेन है वो बहुत थोड़ी सी अमाउंट में आ रही थी, यानी कि अगर आपने 100 kg नेट फीड की थी तो यहाँ पे 70 to 80 kg जो है ना वो इस्तेमाल हो गई थी। तो सिर्फ 20 to 30 के लिए जब आपने एक्सेस शेयर दी तो यहाँ पे ये बड़ा कंप्लीट कंबशन की तरफ रिएक्शन चले जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लेकिन कंप्लीट कंबशन होगी नहीं। अच्छा, आगे आपके पास जब इधर हम देखते हैं तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पे आपके पास कुछ नाइट्रोजन तो इनर्ट है वो वैसे ही आ गई आगे, इसके अलावा आपके पास हाइड्रोजन है। अब ये आपके पास और कुछ आपके पास ऑक्सीजन भी होगी जो अनकन्वर्टेड फॉर्म में आपके पास आ जाएगी। अब हमारे पास ये भी हमें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें चाहिए आगे यूरिया बनाने के लिए। अब हमें नाइट्रोजन भी चाहिए, ये तो हमारा अमोनिया का मेन कंपोनेंट है। हाइड्रोजन भी हमें चाहिए, ऑक्सीजन अनवांटेड है, और हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड अनवांटेड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड इतना आपके पास ये खतरनाक है कि अगर ये आगे चला गया तो आपका ये जो अमोनिया के अंदर ये जो आपका अमोनिया कन्वर्टर है उसको तबाह बर्बाद कर सकता है। तो हमने इसको निकालने के लिए हम बड़ी सारी मुश्किलात को झेलते हैं, वो भी हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बड़ा 3 to 4% ही होता है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि ये 0%, 0.001 या 0.01 या 0.012 तक हो, बस 0.01 से भी ज़्यादा ये ना हो कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम हाई टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर और लो टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर्स लगाते हैं। अब ये क्या है, ये मैं जब आपको अलहदा वीडियो बनाऊंगा रिफॉर्मर्स के ऊपर जिनके इनका टेम्परेचर कंपोजिशन कि इनमें होता क्या है, ये कौन से रिएक्टर्स हैं, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये शिफ्ट कन्वर्टर्स में असल में शिफ्ट कन्वर्जन एक खास किस्म का केमिस्ट्री में रिएक्शन इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ये बता दूँगा कि कार्बन जो शिफ्ट कन्वर्टर में हम कार्बन मोनोऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, किस में वाटर के साथ रिएक्ट करा सकते हैं, इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं स्टीम के साथ, तो और इसको हम कार्बन यहाँ पे आपके पास CO2 + H2 बनती है। अब देखिए दोबारा CO आपके पास अनवांटेड थी, स्टीम आपने दी तो आपके पास दो काम की चीज़ें बन गई, एक कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास बन गया, आपको चाहिए यूरिया बनाने में, हाइड्रोजन आपको किस में चाहिए, अमोनिया बनाने में चाहिए। तो इस तरह अब लेकिन यहाँ से कुछ यानी कि यहाँ 3-4% जो अमाउंट थी वो यहाँ पे आके आ गई 1 to 2%। अब इस 1 to 2% को हम लो टेम्परेचर शिफ्ट, वहाँ पे हाई टेम्परेचर था, यहाँ पे हम लो टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर लगाते हैं और फिर दोबारा यही प्रोसेस करते हैं, यही रिएक्शन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस स्टीम, कार्बन डाइऑक्साइड और आपके पास हाइड्रोजन बनेगी। अच्छा, अब जब यहाँ से शिफ्ट कन्वर्टर से आपके पास अब जो अगर हम कंपोजिशन देखें तो आपके पास मेजर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन होगी, हाइड्रोजन होगी और बहुत थोड़ी सी अमाउंट में आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, तकरीबन 0.5 to 0.6 इतना, यानी कि आपके पास % में ये कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते, लेकिन आगे जाने के लिए हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे अब कार्बन जो डाइऑक्साइड है इसको निकालना है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें यूरिया बनाने में इस्तेमाल होगा, लेकिन हमारे जो मेन प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं वो तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक इसको गैस एब्जॉर्प्शन की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, और गैस एब्जॉर्प्शन में हम क्या करते हैं कि हम एक टैंक लेते हैं, गैस एब्जॉर्प्शन का एक पूरा कॉलम होता है, उस पर हम ऊपर से यानी कि जो आपका लिक्विड है, लिक्विड आपने ऊपर से इंट्रोड्यूस कराना है और ये जो गैसेस आ रही हैं ये आपने नीचे से इंट्रोड्यूस करानी। तो ये पैक्ड कॉलम होता है, तो गैसेस नीचे से ऊपर की तरफ को मूव करती हैं, और जो ये आपका जो सोल्यूशन होता है जिसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करवाना है वो ऊपर से आता है। बीच में आगे पैकिंग होती है, उनका रेजिडेंस टाइम मिलता है, तो जैसे ही नीचे आपके पास सोल्यूशन आता है तो ये सोल्यूशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके क्या हो जाता है, सैचुरेटेड होता है। और जो गैसेज होती हैं, क्योंकि ये इस सोडियम कैटाकार्ब सोल्यूशन हम इस्तेमाल करते हैं, इसकी सिर्फ एफिनिटी या ये जो क्या चीज़ डिज़ोल्व कर सकता है अपने अंदर, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी गैसेज को ये अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं कर सकता। तो यहाँ से ये गैसेज आई, इन गैसेज के अंदर जो कार्बन जो तकरीबन 18 to 20% था, वो जब यहाँ से हम वापस गैसेज हमारी जब यहाँ से निकलती हैं, यहाँ से जब गैसेज हमारी नीचे से निकल के आगे आपके इधर आती हैं, तो इनमें तकरीबन 1 to 2% कार्बन डाइऑक्साइड रह जाता है, और तकरीबन 0.15 to 0.6 आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड रह गया। अब और आपके पास यहाँ पे H2 है और N2 है। ये दोनों चीज़ें आपकी मेन काम की चीज़ें हैं, क्योंकि ये आपके मेन प्रिंसिपल रिएक्टेंट्स हैं। लेकिन और ये दोनों चीज़ें अब आपके कार्बन डाइऑक्साइड भी और जो थोड़ी सी अमाउंट में कार्बन
मोनोऑक्साइड रह गए, ये दोनों आपके लिए बहुत ही खतरनाक है, ये आप आगे नहीं चाहते कि ये आगे जाएं। होता गया कि आगे हम क्या लगा देते हैं, मेथिनेटर लगाते हैं। मेथिनेटर क्या होता है कि ये यहाँ पे जो रिएक्शन होता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, ख़ास टेम्परेचर कंडीशन हम देते हैं तो ये आपके पास मेथीन बना देता है, CH4। ठीक है, अब जब ये कार्बन ये आपके पास ये बन गया, मीथेन बन गई। अब ये जो मीथेन बनी आपके पास, और इसके साथ क्योंकि ये यहाँ पे वाटर भी बनेगा, तो अब ये जो मीथेन बनी इसको हम क्या करते हैं, सेपरेटर में अलग कर लेते हैं। और उसके बाद आपके पास अब जो ये अच्छा एक और बड़ी मज़े की चीज़ होती है कि एक आपके पास था कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरी थी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों रिएक्शन जो है ना आपके साथ जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है तो इन दोनों रिएक्शन से आपको मीथेन ही मिलती है। ठीक है, यानी कि एक तीर से हमने दो शिकार किए, कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया तो हमने मीथेन ले ली, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को भी हमने हाइड्रोजन के साथ इस मेथिनेटर में रिएक्ट कराते हैं तो हमें मीथेन ही मिलती है, कि नाम इसका मेथिनेटर। उससे ये यानी कि ये दोनों गैसें जो हमारे पास खतरनाक थी, जो आगे हम नहीं चाहते थे, वो दोनों हमने इस तरह निकाल दी। अब आगे आपके पास मेथिनेटर से सेपरेटर लगाया, सेपरेटर के बाद आपके पास जो आगे अब जो चीज़ जा रही है वो सिर्फ जा रही है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को हम इस अमोनिया कन्वर्टर में लेके जाते हैं और इसको प्रॉपर रेजिडेंस टाइम कंडीशंस कैटलिस्ट इसका बड़ा, और ये कन्वर्जन रिएक्शन है तो क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, तो हम चाहते हैं कन्वर्जन होती है इसमें, इक्विलिब्रियम हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की तरफ को हम रखें ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन हो, लेकिन फिर भी हमें इसमें जो मैक्सिमम कन्वर्जन मिलती है वो 15 से 20% मिलती है। तो अब होता गया कि हमारे पास सिर्फ 15 से 20% कन्वर्जन मिली, एक पास में हमने कन्वर्ट किया, यानी कि फिर अगर हमने दोनों की 100 के जी मोल हमने ये दोनों डाले थे तो हमारे सिर्फ 15 से 20 kg मोल हमें अमोनिया मिलते, तो हम क्या ज़ाया कर देंगे, तो हम ज़ाया नहीं करते, हम इनको दोबारा से दोबारा यानी कि जो यहाँ से अनकन्वर्टेड है उसको फ्रेश के साथ मिला के इसको दोबारा से दोबारा इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। वो जब मैं आपको पूरा अमोनिया का कन्वर्टर के ऊपर जब मैं एक वीडियो बनाऊँगा तो वो मैं उसको पूरी एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे जो है ना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हम अमोनिया कन्वर्टर के अंदर उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो है ना वो अमोनिया बन जाती है। इस अमोनिया को हम जो है ना लिक्विड अमोनिया के तौर पे स्टोर करते हैं ताकि इसकी स्टोरेज आसान हो जाती है, और उसके बाद हम इसको यूरिया कॉलम में या यूरिया रिएक्टर में भेज देते हैं यूरिया बनाने के लिए। अच्छा, अब एक चीज़ रह गई थी कि अब हमने देखा कि यहाँ पे हमने गैसेस यहाँ से तो एंटर हुई और गैसेस यहाँ से आगे चली गई। अब सोल्यूशन जो है वो जो ऊपर से फॉल हुआ था वो सैचुरेटेड होके यहाँ नीचे आ गया। अब इस सोल्यूशन के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और इस सोल्यूशन को भी हम एक दफ़ा इस्तेमाल नहीं करते, इसको हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है कि ये आगे हमने लगाया होता है स्ट्रिपिंग कॉलम। अब ये कॉलम मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जगह कम थी, सिर्फ इसका बॉक्स बना दिया। तो स्ट्रिपिंग कॉलम में हम क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर लेते हैं और जो सोल्यूशन है उसको हम वापस रिकवर करते हैं और इसको दोबारा ऊपर यानी कि हम शावर करने के लिए जो हमारा पैक्ड कॉलम है उसमें हम भेज देते हैं। और इसमें अब ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी कि इसमें मेकअप हम जो है ना सोल्यूशन ज़रूर डालते हैं ताकि, क्योंकि कुछ अमाउंट में हमारे पास जो है वो कैटाकार्ब सोल्यूशन, इसमें और भी कई टाइप्स का सोल्यूशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो हम जो है ना वो ज़ाया भी होता है, यानी कि वो थोड़ा सा इवेपोरेट होगा, थोड़ा इसके साथ चले जाएगा, थोड़ा कहीं पे और होगा, तो मेकअप सोल्यूशन हमने लाजमी डालना होता है, तो मेकअप सोल्यूशन हम डालते हैं। तो इसकी कोशिश की है कि आपको एक छोटी सी वीडियो में यानी कि ये पूरा प्रोसेस मैं समझा दूं, लेकिन इसकी मैं अलग-अलग वीडियोस बनाऊंगा और हर 3 से 4 प्रोसेस की मैं 3 से 4 इक्विपमेंट जो लगा हुआ है उसकी अलग-अलग करके आपको 3 से 4 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें अगर आप चाहते हैं कि आप अमोनिया को प्रॉपर तरीके से समझें तो आप मेरी वो वाली वीडियोस भी ज़रूर देखें। और इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे एक और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।